नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 सीटों के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मैनपुरी और औरैया में रैली करते हुए बीजेपी की सरकार बनने पर होली के दिन मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज और फिरोजाबाद में प्रचार करते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कासगंज और रायबरेली में चुनावी सभा की। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। जाहिर है कि अवध, रुहेलखंड और बुंदेलखंड की जंग दिलचस्प होने वाली है। यहाँ पर कैसा समीकरण है, वो कौन किस पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है और बुनियादी मसले दरअसल है क्या, आज इन्हीं मसलों की पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अवध, रुहेलखंड और बुंदेलखंड के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां डेरा डाल दिया है। मैनपुरी और औरैया की रैली में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की सरकार बनने पर होली के दिन 18 मार्च को फ्री गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया है। माताएं बहनें यहाँ बैठी है, जिनके पास भी उज्ज्वला का गैस है, होली और दिवाली में एक गैस आपको 2 गैस साल में मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे मित्रों, मुफ्त। वहीं मैनपुरी में रैली करते हुए अमित शाह ने कहा कि कोरोना के वक्त योगी सरकार ने गरीबों का बड़ा ख्याल रखा है। मोदी जी की बात मानकर आपने वैक्सीन लगा लिया, वरना तीसरी लहर में हम बच पाते क्या? जोर से बोलो, बच पाते क्या? और जोर से बोलो, बच पाते क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश के 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाकर सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अमित शाह ने मैनपुरी को ऋषियों की धरती बताते हुए प्रणाम किया और याद दिलाया कि यहाँ के महाराजा तेज सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। साथ ही ये भी बताना नहीं भूले कि बीजेपी सरकार की नींव पश्चिम वालों ने ही रखी है। वहीं सीएम योगी ने कासगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले किए। भाइयों बहनों, प्रदेश में पिछली सरकार ने दिव्यांग जनों का, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले वृद्धजनों का और विधवा महिला प्राप्त करने वाले विधवा महिलाओं की भी पेंशन की राशि को रोक दिया था। लेकिन हमारी सरकार वर्तमान में प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांगजन, वृद्धजन और विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने दावा किया कि हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की विकास योजनाओं की भी जानकारी दी। वहीं अखिलेश यादव ने रायबरेली के लिए भी प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी का नाम लिए बगैर गर्मी निकालने वाले बताकर तंज कसा। जो गर्मी निकालने वाले नेता थे, उनके समर्थक ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और दूसरे चरण का बोर्ड देख करके सुन्न पड़ गए हैं। और जो गर्मी निकालने वाले हैं, उनको कल देखा कि नहीं देखा टीवी पे सुबह? उनकी भाप अपने आप निकल गई। अब वो बातें पता नहीं किस बात के लिए कर रहे हैं। और जो कभी कभी धुआं उड़ाते थे, वो धुआं हो गए हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जौनपुर के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खुले आम घूमने और उन्नाव में बलात्कार की आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कहीं पूरे देश में एक आईपीएस फरार नहीं है। इनकी सरकार में आईपीएस फरार है। और जो 25,000 इनामी माफिया
उसके लिए बताओ, जौनपुर में पुलिस कप्तान पिच बनवा करके क्रिकेट खिलवा रहे थे कि नहीं खिलवा रहे थे? और एक घटना नहीं बताइए, उन्नाव में न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं जिस पे आरोप था। बताओ, वो मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में बुला करके पुलिस से बचाना चाहते थे कि नहीं बचाना चाहते थे? अखिलेश ने मार्च के बाद मोदी सरकार की गरीबों को राशन योजना बंद होने को लेकर भी जताया। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की इस लोकसभा सीट के मतदाताओं को कांग्रेस के बजाय सपा को वोट देने की सलाह दी। तीसरे चरण के मतदान में रुहेलखंड की 19, अवध की 27 और बुंदेलखंड की 13 सीटों पर 20 तारीख को मतदान होगा। 16 जिलों की इन 59 सीटों में से 49 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। बुंदेलखंड में तो सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। ऐसे में बीजेपी पर पुराना प्रदर्शन बरकरार रखने का दबाव है, तो समाजवादी पार्टी बढ़त लेने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो ताकत दोनों तरफ से लगाई जा रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से भी, लेकिन किसकी ताकत ज्यादा लगेगी ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, जब जनता अपना फैसला सुना चुकी होगी और नतीजे सभी के सामने होंगे। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे कि आखिर तीसरे चरण का जो चुनाव हो कितना महत्वपूर्ण है, कौन सी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण और कौन सी पार्टी ने कितना दमखम वहां पर लगा रखा है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आपसे तारुफ उनका करा देते हैं। दीपक सोनकर जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। विनय कुमार जी हमारे साथ है, लीडर हैं एसपी के। प्रोफेसर विवेक सिंह जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर विनय कुमार जी आपसे है। विनय जी, कितना महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए तीसरे चरण का चुनाव, और 59 सीटों में से कितनी सीटें और निकाल रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके का अभी तक मतदान हुआ है, साफ स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी तक के टोटके थे वो चले नहीं। जो हिंदू मुस्लिम करने का और जो वोटों को का ध्रुवीकरण करने का कार्य था वो चला नहीं। क्योंकि अब की बार बहुत अच्छी बात की नेहा जी, जो वोट पड़े हैं वो मुद्दों पे पड़े। आपने देखा है कि पहले चरण के चुनाव में किस तरीके से जाट मतदाता जो था, जो गुजर मतदाता जो था, मुस्लिम भाइयों को पहले दरवाजा नाक करके बुला करके अपने साथ लेकर के वोट डलवाने, ऐसा भाईचारा बहुत बाद देखने को मिला। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को किस तरह से विखंडित करने का काम किया, यह पूरा उत्तर प्रदेश देखा। आज जो वोट पड़ रहा है वो बेरोजगारी पर पड़ रहा है। तो युवा निकल करके बाहर आए हैं, कहीं कहीं उनके अंदर जो 5 साल का दंश था, जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला था, इनका एक संकल्प पत्र आया था, लोक कल्याण संकल्प पत्र, वह पूरा झूठ का पुलिंदा था। क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है सत्ता में आने के बाद युवाओं को टैबलेट और पर डे एक डेटा जो है फ्री देंगे, तो 60 लाख नौकरियां देंगे और 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे तथा डेयरी उद्योग में एक क्रांति लाएंगे। तमाम ऐसे वादे किया था, लेकिन एक ही वादा आप देख लीजिए इन्होंने पूरा नहीं किया। ये कहते हैं कि 4.5 लाख नौकरियां हमने दिया है, तो बता भी तो नहीं, 4.5 लाख भी तो नहीं बता पा रहे, आपने किया कहाँ है? ठीक है। सपा की तरफ से उमाशंकर जी ये दावे और वायदे किए जा रहे हैं जी हमारी सरकार बन रही है, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, गठबंधन के पक्ष में वोट पड़ेंगे, लिहाजा हमारी सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है? नेहा जी, कांग्रेस पार्टी ने लगातार जब तक वो सत्ता में रही उत्तर प्रदेश में, और जब वो सत्ता में केंद्र में रही उत्तर प्रदेश में नहीं थी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विकास का काम किया। 33 साल 222 दिनों तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और लगभग 34 साल तक गैर कांग्रेसी सरकारें रही हैं। जब हमारी सरकारें रही तो हमने चीनी मिलें लगाई, हमने विश्वविद्यालय बनाए, चाहे वो मेरठ विश्वविद्यालय हो, चाहे वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय हो, कानपुर विश्वविद्यालय, तमाम विश्वविद्यालय, और IIT कानपुर और BHU IIT हम ही ने बनाया। आप
मेरठ को स्पोर्ट्स हब के रूप में देख रही है, सहारनपुर को वास्तुकारी और लकड़ी के काम के रूप में देख रही है, मुरादाबाद को पीतल उद्योग के रूप में देख रही है, फिरोजाबाद को चूड़ियों के शहर के रूप में देख रही है, कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कब कहा काम जाता किया है। आपने सर? आप कह रहे हैं कि हमने काम किया उत्तर प्रदेश में, आपने कब काम किया? 32 साल से तो आप सत्ता में है नहीं उत्तर प्रदेश हाँ, में। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि 33 साल 222 दिन जब हम रहे तो हमने ये सारा काम किया। हमने इंडस्ट्रीज लगाई, हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हमने विश्वविद्यालय बनाए, हमने तमाम तरीके के इंडस्ट्रियल जोन डेवलप किए, जिसमें नोएडा, जिसमें दिल्ली के पास का साहिबाबाद, जिसमें सोनभद्र, ओबरा, ये हमने इकोनॉमिकल जोन बनाए जहां पर तमाम तरीके की इंडस्ट्रीज लगी, लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला। लेकिन इसके बाद एक एक करके जो इंडस्ट्रीज से बंद होने लगी, तमाम चीनी मिलें जो थी वो बेच दी गई और उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में पिछले 6 सालों में 60% बेरोजगार युवाओं की आत्महत्याएं बढ़ गई। नेहा जी, आपको ये बड़ी बड़े दावों के बीच आप हकीकत जानिए आज उत्तर प्रदेश की क्या है। 100 में 68 युवाओं के पास कोई रोजगार ही नहीं है। ये स्थिति है। मुद्दे बहुत है, लेकिन विवेक जी सवाल इस बात को लेकर है, क्या मुद्दों पे इस बार वोट पड़ रहे हैं? क्या विनय जी कह रहे हैं कि मुद्दों पे वोट पड़ रहे हैं? हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति थी वो जनता ने दरकिनार कर दी और इन 2 चरणों में ये साफ हो गया कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि गर्मी निकल गई है गर्मी निकालने वालों की। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्मी तो देखिए निकलेगी ही और निकाली भी जाएगी। मैं 2 बिंदु यहाँ पे है, मैं उनको आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है, 2 चरणों का चुनाव हो गया, अब तीसरे चरण का चुनाव होना बाकी है। अगर आप देखिए तो जहां तक ये बात हो रही है ना कि हम गर्मी निकालेंगे, तो जो किस संदर्भ में वो बात कही गई तो बिल्कुल ठीक कहा गया था। और किसी भी प्रदेश का मुखिया जो है उस प्रदेश की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की उसकी है। अगर उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जो अराजक तत्व है, जो प्रदेश में अशांति फैला रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाएगी, उनको चेतावनी दिया गया तो बिल्कुल विधि सम्मत है, न्याय सम्मत है, संविधान सम्मत है और बिल्कुल ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए और चेतावनी जो है गुंडों और माफियाओं को बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसमें कोई शंका की बात नहीं होनी चाहिए। रही बात जो है चुनाव किस आधार पर होगा, देखिए चुनाव जो है ग्रोथ के आधार पर होगा, चुनाव डेवलपमेंट के आधार पर होगा और चुनाव हिंदुत्व के आधार पर भी होगा। अगर जो आप जो है ऐसे राजनीति करेंगे जहाँ मुसलमानों के लिए आप कुछ काम करना चाहेंगे और आप वैसे नियम बनाएंगे तो हिंदुत्व पर किस चुनाव क्यों नहीं होगा। रही बात जो बात हो रही है कि प्रदेश सरकार में क्या हुआ है, तो बताइए, आपके समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी, जब बहुजन समाजवादी थी, या जब कांग्रेस सरकार में थी, तो कितने लोगों को आपने रोजगार दिया था? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जीडीपी या पर कैपिटा इनकम जो है डबल हो गई है। लगभग 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट देश जो 5 सालों में उत्तर प्रदेश में आ गया है। ठीक है, एक मैं रिएक्शन ले लूं उसके बाद विवेक जी, फिर आपका मैं रुक करूंगी। विनय जी, ठीक है सर, मैं आती हूँ। विवेक जी मैं फिर लौटती हूँ आपके पास। विनय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, अगर आप ये कहेंगे मुद्दों के आधार पर वोटिंग हो रही है या 2 चरणों में हुई है, तो सर जनता आपके भी तो काम को देखेगी कि 2012 से 2017 में आपने कितना रोजगार दिया। नेहा जी, ये तो बड़ा, क्योंकि जनता ने 2012 और 17 के बीच का जो भी जजमेंट था वो दे दिया था 2017 में और जनता ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी से इतना बड़ा मैंडेट देने के बाद कहा था, जिन्होंने झूठे वादे किए। नहीं, आपने उस वक्त कहा था काम बोलता है, लेकिन काम ने तो नहीं बोला। जब जनता ने बोला तो आपके पक्ष में नतीजे नहीं आए। नेहा जी, हमने कहा था काम बोलता है, काम किया था, लेकिन इन बहुरूपियों के आगे हम उनको समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। कहीं न कहीं हम नहीं इस बार अच्छे से समझा पाए हैं आप जनता को। तो नेहा जी, तो आज तो बताना पड़ेगा ना कि 2017 से 22 तक इन्होंने क्या किया। आज जो नहीं, आपने अब समझा लिया जनता को सर, आपने जनता को समझा लिया कि 2012 से 2017 के बीच में आपने कितना काम किया था। आज जो समाजवादी पार्टी के सभाओं में जन सैलाब देख रही, जो आपने सुना होगा जन आंदोलन किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। सर, जन आंदोलन की बात तो कांग्रेस भी कर रही है, कह रही है कि हमारी भी रैलियों में जन आंदोलन दिखाई देता है। जी, आज आप देख रही है कि किस तरीके से किस तरीके से खदेड़ा जा रहा है। इस तरह का चुनाव में कभी आपने देखा था?
कि जो प्रत्याशी हो, जो पार्टी हो, उसके नेताओं को खदेड़ा, यही आक्रोश है जनता का। जो 5 साल जिसे कहा गया कोरोना में डेटा बताइए कितने लोग मरे, इनके पास डेटा नहीं है, तो गंगा मैया ने डेटा उपलब्ध करा दिया। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से मौत ही नहीं हुआ। ये शर्म आती है इस तरह की बातें करते हैं जब ये। और यहाँ पर जितने लोग बैठे होंगे, हमारे आप में चाहे कोई भी हो, कोई न कोई हमारा परिचित या हमारा रिश्तेदार ऐसा रहा होगा जो ऑक्सीजन के अभाव में डेथ होगा। लेकिन कितनी बेशर्मी के साथ कह देते हैं, जनता से कह देते हैं कि ये हुआ ही नहीं, ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु ही नहीं हुआ। किसी मुद्दों को उठाइए ना विनय जी, मुद्दों को उठाइए। आप लोग तो गर्मी सर्दी की बात कर रहे हैं, आप तो हवा निकालने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे धुआं हो गए जी, धुआं निकालने वाले। ये कहाँ चुनावों को लेके जा रहे हैं आप लोग? उतर गई गर्मी, उतर गई गर्मी, गर्मी उतर गई है, सारी गर्मी आपके साथ ही चर्बी उतारने की बात करते हैं, आप गर्मी उतारने की कैसे, क्या आप मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं ना सर? विपक्ष का क्या कर्तव्य होता है? विपक्ष का क्या कर्तव्य होता है कि मुद्दों पर आए, सरकार को मुद्दों पर लेके आए। आप गर्मी सर्दी चर्बी धुआं सबकी बात कर लेंगे। नहीं होती, अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती तो जिस तरीके से आपने देखा कि गोरखपुर में व्यापारी की हत्या हो। ठीक है शिवम जी, सवाल इस बात को लेकर क्योंकि लगातार चुनाव हो रहे हैं, तीसरे चरण का चुनाव बेहद नजदीक है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि गर्मी निकालने वालों की गर्मी निकल गई इन 2 चुनावों में, और धुआं निकालने वालों का भी धुआं उड़ गया है। कैसे से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सबके अपने अपने विश्लेषण हैं और हर किसी का सम्मान किया जाना चाहिए। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, तो सब किसी का अपना अपना सम्मान है, लेकिन जहां तक बात गर्मी निकालने की है, मुझे लगता है कि इस प्रदेश में अगर कोई भी गुंडा मवाली गैंगस्टर है तो उनकी गर्मी निकालनी ही चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि अखिलेश यादव जी अगर सरकार में अगर गलती से भी आ गए, जो कि नहीं आने वाले हैं, तो जो गुंडे गैंगस्टर बदमाश हैं वो तो विधानसभा में बैठेंगे। भाई आप देखिए कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के बेटे और तमाम तरह की चीजें हुई हैं। और दूसरी बात, इसके अलावा विनय जी पूछ रहे हैं आशीष मिश्रा कहाँ बैठेगा? मुझे लगता है कि आशीष मिश्रा को जहां कानून बैठाएगा वहीं बैठेगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता उत्तर प्रदेश सरकार ने अपोज नहीं किया, जमानत हो गई, आप लोग किसानों को खिला रहे हैं। सुन तो लीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि आशीष मिश्रा के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो 52 बार गाड़ी भेजकर उसको बचाएगी नहीं। आशीष मिश्रा के लिए जब तक उसको कोई मदद नहीं मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी। वही भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है महाव्यवस्था अपोज करने के लिए। नेहा जी, मुझे रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज एक करके बोलो, पहले उनकी बात पूरी करने तो फिर मैं आपका रुक करती हूँ। यही पुलिस है जिसको ये कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, कुछ नहीं करेगी, बचाएगी। इसी पुलिस SIT ने सर यही तो पुलिस थी जो आशीष मिश्रा का इंतजार कर रही थी चौकी में बैठकर, कह रहे थे कि आइए आप आइए। बाकी किसी आरोपी से ऐसे बिहेव किया जाता है क्या, बर्ताव किया जाता है क्या शिवम जी? पंचायत चुनाव में यही पुलिस थी जिसकी निगरानी में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे साड़ी खींच रहे थे महिला की। यही पुलिस थी, यही पुलिस थी। गोरखपुर में व्यापारी की हत्या कर दी, यही पुलिस थी। बताइए और कितने बताओ पुलिस के बारे में। नहीं, अब आपने जितना बताया ठीक है, अब आप मुझे सुन लीजिए, जरा मौका दे दीजिए। बिल्कुल यही पुलिस थी, लेकिन इसी पुलिस ने SIT रिपोर्ट फाइल की और कहा कि यही मेन आदमी है, इन्होंने ही सब पूरी तरीके से प्लान एंड प्लॉट करने के बाद ये काम कराया। पुलिस तो तब भी यही थी ना, तब भी तो यही थी पुलिस, तब भी यही थी। जब 2012 में 2013 में आप रोजाना लाल टोपी लगाकर गुंडे जो है पीटते थे पुलिस को, तब भी यही पुलिस थी। गायत्री प्रजापति के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, उसके बाद तो जाकर आप FIR फाइल करवा पाए, तब भी यही पुलिस थी। यही लेकिन अब 2017 में समाजवादी सरकार चली गई, मैं आपको बड़ी सरकार आई है, मुझे लगता है कि उनको चुना था। हैंड रेस करिए, मैं मौका दूंगी, ऐसे नहीं। हाँ, आपको मौका मिलेगा, चिंता मत कीजिए, जब आपका मौका आएगा आपको जितना बोलना है बोलिए। यही पुलिस थी। और सुनिए, जहाँ तक बात नेहा जी क्या ये प्रवचन सुनाने के लिए बुलाया गया है क्या हम लोगों को भाजपा का? आपको पेशेंस नहीं है क्या? हेलो, आपको डिबेट और बातचीत का फर्क नहीं पता क्या? आपको जब मौका मिलेगा आप बोलिएगा। मुझे जितना पता है तुम्हारे जैसे लोग उसके लिए सर, आपको इतनी अपनी आवाज इतनी ही शानदार लगती है तो खुद को फोन डाल। तुमसे शानदार तो है ही माय डियर फ्रेंड,
सुनना This is पड़ेगा। better than शिवम you. शिवम जी तीसरे चरण में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, रुहेलखंड की बात करें, अवध की बात करें या बुंदेलखंड की बात करें, एक सेकंड नहीं, अभी शिवम तक जी। इतना नहीं समझ पाए। झूठ और सच में सच हमेशा बुलंद होता आपने है, ये नहीं समझ पाए। ठीक है, एक सेकंड में आती हूँ। शिवम जी, आप लोगों ने ऐसा क्या काम किया है इन तीन जगहों पर, रुहेलखंड की बात करें, अवध की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, कि भारतीय जनता पार्टी को जो जनता है वो चुने? क्या काम आप लोगों ने किया ऐसा? नेहा जी, मेरी आपसे विनती है और समाजवादी के भाई से भी विनती है कि नेहा जी की आवाज ठीक ठाक है, आपके बैकग्राउंड म्यूजिक की आवश्यकता नहीं है। अगर वो मुझसे सवाल सुन लीजिए, जवाब दीजिए। जब आपसे सवाल प्रधानमंत्री जब आपसे सवाल पूछेंगी तब आप भी जवाब दे देना। मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपको अपना नाम इतना पसंद है, अगर आपको सुनन की आई, ठीक है, बताइए जो तीसरे चरण का चुनाव है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है और क्यों दे जनता आपको? मैं आशा करता हूँ नेहा जी इसका जवाब देने के लिए आप मुझे मौका देंगे और इनको कहेंगे। त्रिपाठी जी एक सेकंड सुन लेते हैं इनका, सुन लेते हैं कितना काम किया। मैं लौटती हूँ, आपके पास आती हूँ। क्या काम किया नेहा जी? सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, सुन तो लीजिए ना सर। बेटी को जिंदा जला दिया, सहारनपुर में दलितों को सर सुनिए तो त्रिपाठी जी, सुन लेते हैं सर, फिर लौटते हैं आपके पास। एक सेकंड रुक जाइए, त्यागी जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। सर आपको मौका देंगे, ऐसे नहीं, ऐसे मत करिए प्लीज। संजीत यादव कानपुर में पुलिस ने चोरियों की भूमिका में उसको जान से मरवा दिया। ये हुआ है कानपुर में ही 16 साल के ब्राह्मण बच्चे का इनकाउंटर कर दिया गया। 16 साल की अबोध बालिका को जेल में डाल दिया गया बगैर किसी अपराध के। ये हुआ है लखीमपुर में, इन्हीं के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जबरन तार से लौट दिया किसानों को। ये हुआ है गोरखपुर में। ठीक है, रिएक्शन तो ले लीजिए सर, सुनिए तो। के मार डाला। ये हुआ है इसी लखनऊ में विवेक तिवारी के सिर पे गोली मारी गई। ये हुआ है इसी लखनऊ में कमलेश तिवारी को एक पॉश इलाके में गोली मार दी गई। ये हुआ है ठीक है त्रिपाठी जी, पूरे देश में सबसे महंगी है। ये हुआ है स्मार्ट मीटर के घोटाले हुए हैं, पंचायती राज ग्राम के घोटाले हुए हैं, जूते मोजे में घोटाले हुए हैं। सर अब और लोग भी कहने लगे कि प्रवचन सुनने के लिए बिठाया है क्या? रुक जाइए सर, रुक जाइए त्रिपाठी जी। इंफ्रारेड थर्मामीटर की खरीद में चोरियां हुई है। राम के नाम पर चंदा जुटाकर आस्था का खिलवाड़ करते हुए चंदे में चोरी हुई है। ये हुई है। ठीक, पूछे इनसे कैसी सरकार चली है? सर पूछने देंगे तभी तो पूछेंगे, आप तो अपना ही बोले जा रहे हैं। रुक जाइए त्रिपाठी जी, डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी जी, रुक जाइए सर, इंतजार करिए थोड़ा सा, रुक जाइए, धैर्य रखिए थोड़ा सा। शिवम जी रखिए अपनी बात, क्या किया आपने? यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, 59 सीटों पर चुनाव होंगे 16 जिलों के। ऐसा क्या काम है भारतीय जनता पार्टी की कि आपको चुने एक बार फिर से? अनइंटरप्टेड 1.5 मिनट मैंने उनको सुना। आशा करता हूँ आप इनको चुप करें। क्या प्रधानमंत्री जी त्रिपाठी जी ऐसे मत करिए ना प्लीज, देखिए दोनों में सही क्या है? एक एक करके रखिए बात। देखिए विनय जी कितने शांति से अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ सर हमें भी शालीनता के साथ पेश आना चाहिए ना। सुने, एक की बात सुने, उसके बाद आप जवाब दीजिए। हैंड रेस करिए, मैं मौका देती हूँ आपको। बहुत शालीनता के साथ हम डिबेट करेंगे, ठीक है? शिवम जी जल्दी से बात रखिए अपनी। 2012 से 17 के बीच में यही इनकी, अब फिर से देखिए 2012 से 17 के बीच में यही गुंडागर्दी जो होती थी, इसी की वजह से टीवी पर मुद्दे पे आइए, आपने क्या काम किया है बताइए ना। अगर आप बोलने का मौका देंगे तो मैं बोलूंगा, अगर मैं लाइव होता तो मैं त्रिपाठी जी रुक जाइए बताता चिल्लाया कैसे जाता है। लेकिन कृपया करके सुन लीजिए ना, अगर 1.5 मिनट दूसरे को सुना है अनइंटरप्टेड, मुझे 30 सेकंड सुन लीजिए, ज्यादा नहीं। रखिए अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम उसी बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं जहाँ पर ट्रेन में पानी भर के जाता था। आज वहाँ पानी की परेशानी नहीं है। हम उसी अवध की बात कर रहे हैं, हम उसी अवध क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और अयोध्या की बात करते हैं। अब फिर से लाना, क्या आप 30 सेकंड में अनइंटरप्टेड नहीं सिक्योर करा सकते हैं? अरे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है उसी ठीक में खाद की लाइन में किसान। ठीक है विनय जी आप लोगों की भी सरकार रही है, आपने बुंदेलखंड की सुध नहीं ली, अवध की सुध नहीं ली, रुहेलखंड की सुध नहीं ली। स्क्रिप्ट लेकर आते हो, रट्टी रटाई स्क्रिप्ट लेके आते हो, तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, मेरे पास नहीं है। जीडीपी क्या है बताइए? प्रदेश की जीडीपी क्या है बताइए? प्रदेश की जीडीपी क्या है बताइए? सिंचाई स्तर पर चलिए विनय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र लगातार अभी कर रहे थे इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि आप लोगों ने बुंदेलखंड में पानी पहुंचाने का काम नहीं किया,
बुंदेलखंड प्यासा रहा, रुहेलखंड की बात करें, अवध की बात करें, यहाँ पे तमाम तरह की दिक्कतें थी जिससे कि निजात दिलाई भारतीय जनता पार्टी ने या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में अगर बजट की बात करें तो केन बेतवा लिंक परियोजना को भी 1400 करोड़ रुपए के प्रावधान रखा गया बजट के अंदर। उससे पहले भी तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया या फिर उसका लोकार्पण किया गया। लेकिन क्या सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि आपकी भी तो सर पार्टी रही वहां पर, आप लोगों ने बेहतर काम नहीं किया था क्या, कि एक बार फिर से जनता ने आपको मौका नहीं दिया? नहीं मेरा जी नहीं है, बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज का प्रोग्राम किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से और लगातार प्रयास किया जा रहा था कि बुंदेलखंड के हर समस्याओं से उसको निजात दिलाया जाए और बुंदेलखंड पे काफी काम किया गया था। रही बात काम करने की, तो हमने बहुत सारे काम किए। हमने अगर गिनाने लगे तो समय नहीं बचेगा। 100 डायल हमारा खुला हुआ जिसको इन्होंने 112 किया था, 1090 हमने शुरू किया था। इकाना स्टेडियम, चाहे मथुरा का विकास, चाहे आगरा का विकास। आगरा मथुरा पे मत जाइए ना सर, जहाँ पे चुनाव है वहाँ की बात करिए ना, वहाँ पे क्या किया था? सुनते जाइए, गिनते जाइए। हमने वहाँ कहाँ गिनना है पांडे जी? 32 साल भले ही आपको मौका ना दिया हो उत्तर प्रदेश की आवाम ने, लेकिन सर क्या नहीं लगता कि बुंदेलखंड, रुहेलखंड, वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको निजात मिलना चाहिए? तमाम सरकारें आई, तमाम गई। बुंदेलखंड पांडे जी, मैं आती हूँ सर, आती हूँ। पांडे जी से सवाल है मेरा। तो वह समाजवादी पार्टी ने काम किया है, इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया, झूठ बोलते हैं। ठीक है पांडे जी, रखिए अपनी बात, रखिए जल्दी से। आप ये बताइए कि ये कहते हैं कि बिजली का पे काम इन्होंने किया। आप उठा करके देख लीजिए 2012 से पहले उत्तर प्रदेश में कितने मेगावाट क्षमता थी? ठीक है सवाल लेंगे इस पे भी। 9620 मेगावाट क्षमता। ठीक है, जब 2012 में सरकार आई है तो 19,724 मेगावाट। ठीक है पांडे जी, जल्दी से बात रखिए। ठीक है विनय जी, ठीक है, मैं लेती हूँ सवाल उनसे। ठीक है, 2017 में 2.5 था बेरोजगारी दर, आज 21% है। पावर 3 एनटीपीसी कांग्रेस की सरकार में बने थे, जिसमें ऊंचाहार में, अंबेडकर नगर के टांडा में और औरैया में 3 नेशनल थर्मल पावर स्टेशन हमने बनाया था। ये दोनों भाजपा और सपा के साथी हमारे बैठे हैं, इनसे पूछिए कि चौथा एनटीपीसी उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहां पे लगाया। 2 आईआईटी हमने बनाया था, बीएचयू और कानपुर, इनसे पूछिए तीसरा आईआईटी इन्होंने कहां लगाया। हमने आईआईएम का लखनऊ में बनाया था विश्व स्तरीय, इन्होंने दूसरा आईआईएम कहां बनाया। हमने एक पीजीआई लखनऊ में बनाया था, इनसे पूछिए दूसरा पीजीआई इन्होंने कहां बनाया। हमने बुलंदशहर में नरोरा का एटॉमिक पावर स्टेशन बनाया था, इन्होंने इनसे पूछिए दूसरा कहां लगाया। हमने मथुरा में रिफाइनरी एक लगाई थी कच्चे तेल के शोधन के लिए, इनसे पूछिए दूसरा इन्होंने कहां पे बनाया। हमने 3 जोन बनाए, नोएडा में, साहिबाबाद में और सोनभद्र ओपरा में, इनसे पूछिए चौथा इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने कहां पे बनाया। हमने कानपुर को लेदर इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया, मैनचेस्टर ऑफ एशिया कहा जाता है। 1340 छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज कानपुर में काम करती हैं, ज्यादातर को बंद करने के अलावा इन्होंने कौन सा नया ऐसा एरिया बनाया, इनसे पूछ के ठीक है, पूछ लेते हैं। विजय खैरा जी, आप लोगों ने कहाँ विकास किया? अभी पांडे जी कह रहे हैं सब तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था, तो 32 साल से कुछ विकास नहीं हुआ क्या उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस ने थोड़ा ही काम किया होता तो 2-4-5% अगर कर दिया होता, वो छोड़ दीजिए, जो अपने आप विकास होता है 40 साल 50 साल में, उसकी बात नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर उन्होंने विकास किया होता तो आज 33 साल से कह रहे दूसरा पीजीआई कहाँ बना? एक तो हमने बना दिया था, दूसरा कहाँ बना? एक सेकंड, 33 साल से बाहर नहीं होते। और अभी कांग्रेस कहीं नहीं है, अभी तो इनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन तुरंत हमें सपा वाले से बात करना जरूरी है, तो समय गुजर जाएगा। अभी जो झूठ, मेरी आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज नहीं पा रही है। हाँ मैडम, इनको बंद कर दीजिए, इनको झूठ चिल्ला चुके हैं घंटे भर। अब जरा रोक दीजिएगा इनको 5 मिनट के लिए। फोन लाइन पे है, ऐसे करेंगे इंटरप्ट तो वो बोल भी नहीं पाएंगे। एक करके बात रखिए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। केन बेतवा, बुंदेलखंड की प्यास सिर्फ केन बेतवा का लिंक था, जो कम से कम 90% सफल होकर बुझा सकता था। सचमुच बुंदेलखंड में पानी का एक हिस्से में पानी नहीं होता है। उस केन बेतवा के लिए जब प्रस्ताव बना, उस प्रस्ताव को जब करके मध्य प्रदेश में, अरे 2005 में शुरू हुआ था,
आप चुप हो जाइए बिल्कुल। कर दीजिए। 1 घंटा झूठ बोल दिया है पार्टी की सरकार में जो हुआ था, आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वो तो विश्व में सबसे बड़ा विकास पुरुष है, विश्व का नंबर 1। उनको छोड़ो, अभी तो यहीं पे आओ, सीधे जहाँ बात चल रही बुंदेलखंड पे आ जाओ पहले 2 मिनट के लिए। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गुजरात में क्या मामला था नरेंद्र मोदी जी को जरा समझाइए। केंद्र बेटवा का प्रस्ताव भेज दिया था मध्य प्रदेश के, इनको बीमारी है कुछ, ये मैं समझ नहीं मत करिए प्लीज। एक एक करके बात करें। अरे देश का विकास आपका दफ्तर नहीं है, नहीं करेंगे। लड़की की चर्चा बात हुई है ना, आपने तो बोल लिया ना। साहब कर रहा था। नहीं अब अपनी बारे में बोलिए ना यार, ऐसे मत करिए ना त्रिपाठी जी, ऐसे आप क्यों करते हैं? प्लीज ऐसे मत करिए ना पांडे जी, ऐसे मत करिए। आप विनय कुमार जी आप भी मत करिए ऐसे, प्लीज ऐसे मत करिए। एक एक करके बात रखिए, देखिए कोई मतलब नहीं होगा ना इस डिबेट का। चक्कर सीधा ये है, समस्या ये हो गई है, सापा को पता है 50 सीट से ऊपर जा नहीं रहे, दिमाग खराब हो गया इनका। कांग्रेस को 8 सीट से ऊपर जाना नहीं है, इसलिए बीच में डिबेट बिगाड़ना है। आपने क्या किया बुंदेलखंड में बताइए ना। इनके जीन्स में हो गया डिबेट बिगाड़ना, जीन्स में हो गया है, ये सुन नहीं सकते किसी को। कोई कहीं पार्टी नहीं जा रही, तो ये एक सेकंड खैरा साहब कोई पार्टी कहीं नहीं जा रही, आपकी फिर से सत्ता बन रही है, आप ये दावा कर रहे हैं, आप ये दावा कर रही है फ्री गैस सिलेंडर बांटने की नौबत क्यों आ रही है? न्याय 5 मिनट सुनने के लिए तैयार नहीं है, फालतू में बिठाने से फायदा क्या आपको? 2 मिनट सुन नहीं सकते आप? सुनिए 2 मिनट तो सुनिए आप। ठीक है रखिए अपनी बात। तो झूठ मत बोलिए। हाँ झूठ तो बोल दिया ना तुमने घंटे भर, अभी बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बकवास करे जा रहा है, मुख्यमंत्री ऐसे मत करिए सर प्लीज। विनय जी आप बोले हैं पहले एक एक करके, मैं तो देखिए सबको मौका दे रही हूँ ना विनय जी। कहाँ से पकड़ के ले आते आप? ठीक है विवेक जी आप रखिए अपनी बात। विवेक जी ठीक है ऐसे नहीं प्लीज। असल में नेहा जी इनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो डिबेट खराब करना आदत। 2 मिनट सुनेंगे, मैं कुछ मुझे आवाज आपकी डाउन करवानी पड़ेगी, बंद करवानी पड़ेगी। एक एक करके बात रखिए, ऐसे मत बंद कर दीजिए। ठीक है विजय जी जल्दी से बात पूरी करिए। आपने प्रश्न किया, इन्होंने बोल लिया, अब मैं 2 मिनट के लिए खाली बोल रहा हूँ। बेतवा केन को जोड़ने का प्रस्ताव जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भेजा, तो 4 साल तक वो प्रस्ताव बेतवा केन का रख के बैठे रहे आदरणीय श्री अखिलेश जी, उसको ओके नहीं किया। प्रधानमंत्री चूंकि उसमें रहते हैं, वो 2 स्टेट का मामला है, तो 2 स्टेट का मामला है। अब तुम लोग फिर बोल लेना। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो 2 स्टेट का मामला था। सर इसके अलावा क्या किया बताइए ना, जल्दी जल्दी बात रखिए। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उस पर मत जाइए, अब ये बताइए आपकी सरकार ने क्या किया। सरकार ने जब गडकरी जी ने करके ओके भेजा, इन्होंने नहीं भेजा। उसके बाद झांसी का रेलवे ब्रिज था, रेलवे ने अपना पूरा हिस्सा जमा करा दिया, इनको भेज दिया। खाली इनको उसमें 28 करोड़ रुपया देना था, बाकी सब वो दे चुकी थी रेलवे। इन्होंने वो ओके नहीं किया 2 साल तक, क्या के हम मर गए। एक भी रहा बिजली का हाल, उस जमाने में 8 घंटे बिजली नहीं आती थी, अब 24 घंटे बिजली आती है, बिल्कुल नहीं है। अरे तो हमसे बहस कर रहे हैं कि मैडम से बहस करो ना सामने बैठ के, हमसे बहस कर रहे हो तुम। ठीक है विवेक जी, प्रोफेसर विवेक से ऐसे मत करिए सर, एक सेकंड। नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से मत करिए प्लीज। प्रोफेसर विवेक सिंह, मैं लौटती हूँ सर। विजय जी ठीक है। प्रोफेसर विवेक सिंह क्या वजह है सर? अब इतने दावे और इतने वायदे किए जा रहे हैं, फ्री गैस सिलेंडर बांटने तक की नौबत आ गई है। 5 साल में बीजेपी ने अगर बेहतर काम किया है तो ये नौबत क्यों आ रही है? ठीक है विजय खैरा साहब। देखिए नेहा जी, मैं सबकी बात सुन रहा था, मुझे लगता है मुझे 2 मिनट कम से कम मिलेगा। और देखिए अगर आप लोग कॉम्पिटिशन, अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो आप लोग बाद में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और मुझसे कॉम्पिटिशन आप कर भी नहीं सकते हैं, मुझसे तेज आप बोल भी नहीं सकते हैं। देखिए पहले बात जो बिजली की बात की जा रही थी, हाँ बिजली आपके समय में आपने जो है प्रोडक्शन बहुत कर दिया था। देखिए जब बिजली आती थी तो एक खबर बनती थी, और दिन में जो है पूरे 24 घंटे में 12 घंटे बिजली रहती थी। आज बिजली मैं आपके बारे में बोलता हूँ। अरे आप सुनिए ना,
आप फैक्ट जो है जो है आप बीजेपी के बिहारी मजदूर हैं क्या? आप ऐसे बीजेपी के मतलब बिहारी सभी मजदूर बोलते हैं हैं तो इस तरह से कोई मतलब नहीं है ना डिबेट का, कोई मतलब नहीं है डिबेट का। बिहारी मिलने वाली नहीं है। वो नहीं मानेगा, वो मानेगा नहीं सपा वाला। चलिए विवेक जी जल्दी से अपनी बात रखिए आप। देखिए मुझे केवल आप 60 सेकंड दीजिए। देखिए मैं आता हूँ कि बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया, मुझ पर आता हूँ, पर पहले मैं जरा विनय जी की तारीफ कर दूं। विनय जी ने एक बड़ी अच्छी बात कहा दी कि उन्होंने जो है अपने समन्वय समाज को या जो है इलेक्शन में 2017 के बता नहीं पाए उन्होंने क्या काम किया था। अरे जब आप सरकार में थे उसके बाद आपने अपने काम को नहीं गिना पाए तो आज आपके दूसरे के काम को नकार के देखो आप कैसे समझा पाओगे जनता को? एक बड़ा प्रश्न है। देखिए समाजवादी पार्टी का चारों चेहरा सबको पता है। अखिलेश यादव के सामने जब एक जो है माँ जब रो रही है उसके बेटे की लाश के लिए तो आपने कुछ नहीं किया, तभी हम समझते हैं कि अखिलेश यादव और उसकी पार्टी का क्या काम है। फूलन देवी से लेकर जदुआरी राजनीति में एंट्री किसने कराई थी सबको पता है और आप उस पर मत जाइए। देखिए अब मैं बताता हूँ काम क्या किया है। देखिए जब सरकार बनती बीजेपी ने 36,000 करोड़ रुपए का किसानों के कर्ज माफी कर दिया तो सबके लिए किया। जब 2 करोड़ लोगों का जो है किसानों को सम्मान नहीं मिल रही है तो सब किसानों को मिल रही है। जब लगभग 1.5 करोड़ किसानों को भुगतान हो गया है तो सबको हो गया है। जब लगभग 1.5 करोड़ जी बिल्कुल पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सबके लिए आ गए हैं। ठीक है 2.5 करोड़ जो है लोगों को ठीक है सर ठीक है विवेक जी ठीक है विवेक जी ठीक है समाजवादी पार्टी उमा शंकर जी ठीक है सर ठीक है सर। उमा शंकर पांडे जी सवाल इस बात को लेकर भी है सर, आप लोग कह रहे हैं कि सपा ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, हमने तो इतना विकास किया था, उस विकास के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। एक नया नारा आप लेके आए हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके आधार पर आप महिलाओं को आगे बढ़ाने की, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी पहल आप लोगों की तरफ से की गई है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है सर कि क्या वजह है और क्यों जनता आपको इस 32 सालों में मौका नहीं दे पाई, उत्तर प्रदेश की आवाम ने आपको मौका नहीं दिया, क्या वजह इसके पीछे आप समझते हैं? और क्यों आखिर उन 2 सीटों पर आपने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे जहां पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव चुनावी मैदान में हैं? नेहा जी सबसे पहले तो मैं ये भाजपा के जरा ये साधु संतों को जरा बता दूं, ये अभी केन बेतवा कर रहे थे, ये देखिए अगर आपकी स्क्रीन पर आप आए, शायद नहीं आ रहा, नहीं आ पा रहा सर, नहीं दिख पा रहा है। हाँ, इसमें लिखा है कि अगस्त 1980 में इसका एनपीपी तैयार हुआ था और अगस्त 2005 में परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तत्कालीन केंद्र सरकार यानी कि यूपीए 1 मनमोहन सिंह जी की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। ना उसमें नरेंद्र मोदी थे केंद्र में, ना योगी आदित्यनाथ थे उत्तर प्रदेश में। हम तो बजट की बात कर रहे थे सर, समझौता साइन हुआ है, हम बजट की बात कर रहे थे, बजट में पैसा देने की चैनलों पे बैठा करें तो झूठ का खेती ना करें। तो विवेक जी जीडीपी कुछ बता रहे थे, विवेक जी कितनी महंगाई दर है उत्तर प्रदेश में नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। 14% के इर्द गिर्द लगातार बेरोजगारी दर बनी रही, 10% के ऊपर लगातार 10% के ऊपर अरे सुनिए एक एक करके बोलने दीजिए पहले। प्रोफेसर तोताराम सुनिए, प्रोफेसर तोताराम जल्दी से बात रखिए पांडे जी अपनी। अरे सुन लीजिए प्रोफेसर साहब, विवेक जी सुन लेते हैं, ऐसे मत करिए प्लीज, हैंड रेस करिएगा किसी को कुछ बोलना है तो। मुझे इस तरह की डिबेट नहीं पसंद है, मेरे शो में इस तरह की डिबेट नहीं होती है सर, एक एक ऐसी डिबेट नहीं हम पसंद करते हैं सर। एक एक करके हैंड रेस करिए, बोलने दीजिए पहले पांडे जी को। नहीं इस तरह से नहीं, विवेक जी हैंड रेस करिए, मैं मौका देती हूँ आपको बोलने का, पांडे जी को बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप करते हैं। कह रहा था कि 14% के ऊपर बेरोजगारी दर, 10% के ऊपर महंगाई दर और -23% तक जीडीपी पहुंच गया, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ प्रोफेसर साहब। 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल
कब आपने खरीदा था मुझे जरा बता दीजिए। 90 रुपए के ऊपर डीजल कब खरीदा था? 220 रुपए में सरसों का तेल कब खरीदा था? वो जरा हमको बता दीजिए। और अगर ना याद आए तो घर के बड़े बुजुर्गों से भी पूछ के आइएगा। इतिहास में ये कभी नहीं हुआ। कब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने हार लेकर किसानों को मुद्दे पे आपके सवाल का जवाब दे दिए, बाकी सब चीजें बता दीजिए। महिला का वस्त्र खींच लिया गया था नॉमिनेशन करने जाते हुए। पांडे जी, किसी दलित की बेटी को जबरदस्ती पेट्रोल डालकर पांडे जी, पांडे जी, 2 सीटों पर क्यों प्रत्याशी नहीं उतारे? बिल्कुल 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 पूछा गया। देखिए इन्फ्लेशन रेट जब 2004 से 2014 के दौरान जब यूपीए 1 और यूपीए 2 था तो डबल डिजिट में थे, आज 5% के कम है। देखिए आप एक बार समझ लीजिए, जब आपकी सरकार थे उस समय जो है 5 पैसे में आलू मिलता था, 10 रुपए 1 किलो 1 रुपए में घी मिलता था। और अगर आप देखिए तो जो पेट्रोल और डीजल है वो 2 रुपए मिलता था। 70 रुपए के हुआ 1947 में जब देश आजाद हुआ था हमारी सरकार थी और आपने सही कहा। पांडे जी सुन लीजिए ना सर, ऐसे मत करिए, बीच बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज। इन्फ्लेशन लगातार रहेगा क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूँ, तो इन्फ्लेशन कोई गलत बात है, गलत नहीं है। जब आपकी ऐसा नहीं कि बच्चों को आपने बर्बाद कर देते होंगे प्रोफेसर साहब। बेरोजगारी की बात करें ना, 2017 वाली पाठशाला में जाया करिए, आरएसएस वाली पाठशाला में जाया करिए, आप वहाँ प्रोफेसर बन जाइए, वो ज्यादा अच्छा है। बच्चों का भविष्य पांडे जी प्लीज। 17% था, तो आपको क्या लगता है बेरोजगारी कम हुई है? रही बात सबसे ज्यादा अगर महंगाई किसी ने लाया है तो कांग्रेस ने लाया है। आप जाके यूपीए 1 और यूपीए 2 का जो इन्फ्लेशन का रेट देख लीजिए, आपको 10 से 12% मिलेगा। आज 4 से 4.5% है। अरे हमने सीधा सा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है विनय जी ऐसे मत करिए प्लीज। कब मिला था? ठीक है विनय जी, करहल में भी वोटिंग होगी इस चरण में। गधा मत बनाइए बच्चों पांडे को, जी ऐसे पढ़ाएंगे तो बच्चे गधे हो जाएंगे। नहीं हम जो है गधों को भी घोड़ा कर देते हैं, आपको इसलिए मैं क्यों दे रहा हूँ? आरएसएस वाली पाठशाला में जाइए, पढ़ाइए। ठीक है नहीं आप जब मुझे ठीक है सर, एक दूसरे पे निजी हमले मत करिए प्लीज, एक दूसरे पर निजी हमले मत करिए। पांडे जी, विनय जी, राहुल गांधी जी के पास तुम्हारे जैसे लोग जा ही नहीं सकते। ठीक है ठीक है आपकी भाषा गांधी जी के पास पांडे जी ठीक है सर, ठीक है हो गया बस, ऐसे मत करिए प्लीज। विवेक जी, विनय जी अब सवाल इस बात को लेकर है, करहल में भी वोटिंग होगी सर इस चरण में। और एक सेकंड पांडे जी, ऐसे कैसे? अरे कम से कम अपने प्रोफेशन के साथ तो नैतिकता रखिए। प्रोफेसर आवाज बंद कर दीजिए इनकी प्लीज, आवाज बंद कर दीजिए। मुझे जिस भाषा में जवाब देना है। विनय जी सवाल इस बात को लेकर है सर, करहल में भी वोटिंग होगी, क्या लगता है कितना कड़ा मुकाबला है? क्योंकि भाजपा ने भी एसपी बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। करहल में कोई मुकाबला नहीं। करहल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा अमला उतार दिया सर एसपी ने वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए जी, पूरा अमला उतार दिया है चुनाव प्रचार के लिए। देखिए अमला भी उतार दिया है, चुनाव प्रचार करने के लिए लोग जाते हैं हर जगह, सारे पार्टियों के लोग चुनाव प्रचार करते हैं। अब आप देखिए जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सपना आया मथुरा में विश्राम की अयोध्या में पलायन कर गए गोरखपुर में, तो ऐसी स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। पलायन योगी आदित्यनाथ जी तो पलायन देता है। अभी हमारे कहाँ से पलायन देता है बताइए? योगी आदित्यनाथ कहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कहाँ से सांसद रहे? अब वो उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश के सांसद कहाँ से रहे सर, कहाँ से पलायन कर दिया? यहाँ से उत्तराखंड भाग गए क्या? गोरखपुर से रहे, गोरखपुर से सांसद रहे हैं, गोरखपुर से वो चुनावी मैदान में है। अब मुझे ये बताइए अखिलेश यादव कहाँ से सांसद है और कहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं? वो पलायन किसने किया? आजमगढ़ से है, वो तो उत्तर प्रदेश, उनका पूरा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश तो फिर सर ये पलायन की बात कहाँ से? आप तो अपनी ही बातों में फंस गए विनय जी। सेफ जोन में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सेफ जोन कहाँ पर है? करके हम कहीं लड़ नहीं सकते। अयोध्या से चुनाव हार रहे थे। सेफ जोन बताइए ना, करहल में कितने % यादव वोट है मुझे बताइए?
यादव, हम केवल यादव परसेंटेज से नहीं, मतलब पूरा उत्तर अच्छा, प्रदेश, कैसे होता है? सारी जात के लोग, यहाँ कोई जात कौन सी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है अखिलेश यादव? करहल से। वहां पर यादव वोट कितने हैं मुझे बताइए। सेफ सीट किसकी है ये बताइए। हम यादव की क्या बात क्यों करें? हम क्यों बात करें? हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, मैंने आपसे पूछा कड़ा मुकाबला, आप कह रहे पलायन कर गए योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी पलायन कर गए हैं। वो पहले मथुरा कहाँ चले गए? कहाँ चले गए सर? मथुरा से कूद करके, अयोध्या कूद करके। मथुरा कब आए थे? मथुरा से चुनाव लड़ा योगी आदित्यनाथ ने? मथुरा में उनकी पार्टी ने कहा, उनके नेता ने कहा, उनके विधायक ने कहा कि हमें स्वप्न आ रहा है योगी जी ऐसे चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद कहे नहीं, मैं अयोध्या से लड़ूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश को एक संदेश दूंगा मंदिर। फिर वहां से देखे कि पांडे जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं पांडे जी क्या कह रहे हैं। पांडे जी, अरे ये प्रोफेसर साहब को समझाइए, राजनीतिक विश्लेषक का ये काम बिहारी होता है। नहीं पांडे जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पांडे जी, पांडे जी की तरह मत बोलिए। ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज। पांडे जी बताइए ना, बताइए सर, वो 2 सीटों पर क्यों आप लोगों ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे? बर्बाद कर देते हैं आपने अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे पांडे जी? विवेक जी हाँ जी रखिए सर, एक सेकंड। विनय जी बोलने दीजिए, बोलने नेहा जी, अगर अमेठी रायबरेली में अखिलेश यादव जी ने जी प्रत्याशी नहीं उतारते, हमने भी उसी कड़छी में नहीं उतारे, इसमें कौन सी बड़ी बात? तो मतलब ये कि कांग्रेस अप्रत्याशित तौर पे आप लोगों का एक गठबंधन समझे हम? नहीं, गठबंधन हम सामने लड़े हैं और सबसे आगे लड़े हैं। आपको पता है अभी जो ये बैकडोर से सपोर्ट करने की बात कहें क्या? नहीं, ये कड़छी है, ये बिल्कुल वही कड़छी है जैसे उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर वाले क्षेत्र में रेप पीड़िता की जो मदर हैं वो चुनाव लड़ रही हैं और कई लोगों ने उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। जिन लोगों ने उस लड़की के साथ ये सब किया, उस दल यानी वो प्रोफेसर साहब के दल के लोग जो है वो प्रत्याशी उतारे हैं। तो ये है, हमने तो जिसका वस्त्र हरण किया गया कलयुग में, द्रौपदी महाभारत में थी, कौरवों ने उनका चीर हरण किया, सत्यानाश हो गया। अब देखिए फिर आ गया महाभारत में, लखीमपुर में रेणु सिंह का वस्त्र हरण प्रोफेसर साहब के लोगों ने किया है, जिनका सत्यानाश हो जाएगा। चुनावों के बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो किसी गठबंधन से इनकार नहीं किया जा सकता। ये तो इसका मतलब निकाले ना, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बात को कह चुकी है। देखिए, जनता जो जनादेश देगी वो सिरोधार्य होगा और गठबंधन ये बात की बात है, वो शीर्ष नेतृत्व के स्तर का मामला है, वो हमारे स्तर का मामला नहीं है। चुनाव बाद जो जनता का जनादेश होगा सिरोधार्य होगा और उसके अनुसार निर्णय लिए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।